सो वारंटी लाइबिलिटीज़ में हम लोग हैं। तो देखो, सबसे पहले वारंटी के साथ में लाइबिलिटी वर्ड है। मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, जब कोई गुड सेल कर रहे हो या कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हो, तो उसके साथ में आप एक वारंटीज़ दे रहे हो। सो इस वारंटी की रिकग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे कि हमें वारंटी को रिकॉर्ड करना हो तो उसका क्या लॉजिक हो सकता है। जी सो थ्योरेटिकली थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो वारंटीज़ को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है अश्योरेंस टाइप वारंटी और एक बांटा गया है सर्विस टाइप वारंटी। सो देखो, किसी भी वारंटी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से पहले आपको ये समझना होगा कि सर ये अश्योरेंस है या सर्विस है। अश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किया और आपने बोला कि यार ये 3 साल तक तो चलेगा ही चलेगा, ये 3 साल की हम क्या देते हैं आपको, वारंटी देते हैं। मतलब आपने उसको कोई अलग से बेचा नहीं है, आपने उसको केवल एक अश्योरेंस दिया है कि वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अश्योरेंस टाइप वारंटी इज ए मैन्युफैक्चरर वारंटी गिवन अलॉन्ग विद द सेल ऑफ द प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड अश्योरेंस ओनली। यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया, दैट प्रोवाइड अश्योरेंस ओनली दैट प्रोडक्ट मीट द एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम इज सोल्ड विदाउट एडिशनल पेमेंट बीइंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कस्टमर। मतलब आप जैसे कोई गाड़ी खरीदते हो तो आपको मालूम है ना 3 साल की वारंटी आती है। कोई आरओ वगैरह खरीदते हो, वाटर प्यूरिफायर खरीदते हो या एयर कंडीशनर खरीदते हो, तो जनरली मालूम है कि यार 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, कुछ अलग से तो नहीं पे करते ना उसके लिए। नहीं सर, अलग से जब कुछ अलग से पे नहीं करते तो वो एक अश्योरेंस है, उसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ठीक है सर। एन अश्योरेंस टाइप वारंटी इंक्लूडेड विद द प्रोडक्ट प्राइस। मतलब लेकिन अगर आप एक दुकान पे जाते हो और बोले एयर कंडीशनर खरीदना है मुझे, और साथ में आप बोल रहे हो कि यार 1 साल की नहीं, मुझे तो 3 साल की वारंटी चाहिए, पड़ेगी आपको, है ना 2 साल की अलग से वारंटी सर्विसेज परचेज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो आप एडिशनल पेमेंट करोगे दैट इज कॉल्ड सर्विस टाइप वारंटी। सो हमें पहले क्वेश्चन में देखना है कि अश्योरेंस है या सर्विस टाइप है। तो जहाँ सर्विस टाइप आएगी वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आएगा कि आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा क्योंकि आपने पेमेंट लिया अलग से। ठीक है सर। So assurance type warranty covers only the compliance of the product with agreed upon the specific, do not constitute a separate performance obligation। तो यहाँ पर एक separate performance obligation नहीं होता है। यहाँ पर आपको, आप एक जनरल सेंस में बोल रहे हो कि हाँ आप ये प्रोडक्ट है इसके साथ में इतना चलेगा, तो जब एक जनरल सेंस में बोले जा रहे हैं कोई अलग से पेमेंट नहीं ले रहे, दैट इज कॉल्ड अश्योरेंस। लेकिन अगर आपने कुछ स्पेसिफिक चार्ज ले लिया तो यहाँ पे वर्ड है एक्सटेंडेड वारंटी, that is usually sold separately from the product। service type warranty provide a service in addition to the product assurance। तो जो assurance के अलावा separately आती है। इस service type warranty में offer protection against wear and tear और certain types of damage। अमर देखना कौन, इस service type warranty में offer protection against wear and tear और certain types of damage। तो यहाँ पे एक एडिशनल आप क्या कर लेते हैं, वारंटी ले लेते हैं। सर्विस टाइप वारंटी में बी ऑफर्ड बाई मैन्युफैक्चरर बट ऑल्सो मे बी ऑफर्ड बाई आइदर, बिठाओ उनको यहाँ। अब हम बात करते हैं अब यहाँ पर बात हो रही है वारंटी दैट इज नॉट सोल्ड सेपरेटली मे बी नेवरदलेस रिप्रेजेंट ए सेपरेट परफॉर्मेंस। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर वो सेपरेटली नहीं बेची जाती है, सेपरेटली नहीं बेची जाती तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, अश्योरेंस मानेंगे। और अश्योरेंस को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। और अश्योरेंस मानने के कुछ क्राइटेरिया हैं, द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं जिससे आप डिसाइड करोगे कि दैट इज अश्योरेंस और सर्विसेज। आप सर फॉर्म भर लीजिए। इज़ द वारंटी रिक्वायर्ड बाई लॉ। अब जैसे मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है, उसके साथ में उस देश का कानून बोलता है कि इतनी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वारंटी देनी ही पड़ेगी। तो उतने पीरियड की आपको वारंटी देनी पड़ेगी, तो वो तो रिक्वायर्ड बाई लॉ है। एक सेकंड यार अमर, पेन देना, पीछे से कोई है आपको, क्या क्या चाहिए, 2 मिनट अमर, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, फोटो चाहिए। मैडम का तो सर अभी कहते ऑनलाइन भेज दूंगा मैं आपको, व्हाट्सअप करा दूँ, मैडम अभी है नहीं यहाँ। फ़ोटो ले लो।
क्या चाहिए? आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा ये? व्हाट्सएप करा दूंगा सर मैं आपको सारी चीज़ें। और क्या बोलते हैं, कितने अकाउंट से खुलेगा? हमें तो मिनिमम से खोलना है, 5,000 से खुल जाए। हम तो ICICI मंगवा लेंगे, हमारा ऑलरेडी सेविंग कर देंगे। करंट छोटी फॉर्मेलिटीज़ के लिए कौन है कंपनी देन का होगा तो बन गए तो कर लेंगे। आपको बेटा चेक बुक नहीं देना पड़ेगा, चेक भी चेक बुक भी दिलानी पड़ेगी। इनको अपना चेक बुक देना थोड़ी देर बाद, चेक देना है। आप कहाँ मिलोगे सर? अरे इनसे एड्रेस समझ लो तुम। अमर कहाँ जाना है इनको समझा। जी जी अरे नहीं वो एक और अमर है यहाँ पे। हाँ तो हम बात कर रहे हैं, वारंटी रिक्वायर्ड बाई लॉ है। अगर वो वारंटी रिक्वायर्ड बाई लॉ है ना, तो उसमें हमें क्या बोलते हैं, उसको क्या मानेंगे हम लोग? अश्योरेंस मानेंगे। दैट विल बी अश्योरेंस। और दूसरी बात, अगर मान के चलिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ वारंटी कवरेज पीरियड, द लॉन्गर द कवरेज पीरियड द मोर लाइकली, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द लॉन्गर द कवरेज पीरियड। अगर मान के चलिए किसी वारंटी पीरियड में जो पीरियड है ना वो बहुत लंबा होता है, जैसे मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो बोले 25 साल का इसका इंजन की वारंटी पीरियड है, तो फिर अगर जहाँ पर लॉन्ग टर्म पीरियड होगा ना वहाँ इसको अश्योरेंस नहीं माना जाएगा, यहाँ इसको सर्विस माना जाएगा। लॉन्गर द कवरेज पीरियड मोर लाइकली इट इज़ दैट द प्रॉमिस वारंटी इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बिकॉज इट इज़ मोर लाइकली दैट इट प्रोवाइड a सर्विस इन एडिशन टू assurance दैट प्रोडक्ट complies with the agreed upon specification. Example, lifetime warranty provided no extra charges with purchase of a product that promises to repair replacement product of any time for any reason is likely separate performance obligation. तो यहाँ पे हमने दो बातें करी सर। अगर मान के चलिए लॉ के अकॉर्डिंग देना हो, कोई लॉ बोलता हो कि नहीं आपको ये प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको मिनिमम इतना पीरियड की वारंटी देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर क्या होगा, इस सिचुएशन में, इस प्रकार की सिचुएशन में आप इसको क्या मानेंगे? अश्योरेंस मानेंगे। जहाँ लॉ की रिक्वायरमेंट्स आती है और जहाँ की पे लॉ की रिक्वायरमेंट्स नहीं है वहाँ इसको सर्विस माना जाएगा। और अगर लॉन्गर पीरियड है मतलब 20 साल 25 साल या लाइफ टाइम, तो इसको हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, सेपरेट मानेंगे। थर्ड सर लॉन्गर पीरियड कहीं ऐसे डिफाइन तो नहीं ना कि 20 25 30 हो, मतलब वो तो टर्म ऑफ एग्रीमेंट, उन्होंने लॉन्गर पीरियड वर्ड बोला, ऐसा कहीं नहीं। मैंने एक अंदाज से बोला 20% 25। अब जैसे कोई प्रोडक्ट के मतलब जैसे अगर जैसे कोई मशीन है वो लॉ की नज़र में उसकी 10 साल होनी चाहिए, पर वो जो प्रोवाइडर है जो बेच रहा है सामान को, सेलर, वो अपने आप से 15 साल की करके दे रहा है, तो हम उसको तब सर्विस प्रोवाइडर बोल रहे हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये एक सर्विस है। फिर आपको यहाँ पर अलग से इसको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक। तो अब नीचे एक एग्जांपल दिया है, उसके पहले एक और, व्हाट इज द नेचर ऑफ टास्क दैट कंपनी प्रॉमिस टू परफॉर्म, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अश्योरेंस दैट प्रोडक्ट कंप्लायंस विद एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन। तो अगर मान के चलिए हमने कोई जो कि एक ऐसा टास्क है जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म करना, जैसे कई बार होता है ना कि इंस्टॉलेशन की सर्विसेज दी जाती है, यार आप कोई एयर कंडीशनर खरीदते हो तो वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए इंस्टॉलेशन देना ज़रूरी है, तो फिर उसको हम सर्विस नहीं मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे? अश्योरेंस मानेंगे। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अश्योरेंस दैट प्रोडक्ट कंप्लाइन विद द एग्रीड अपॉन सेटिस्फैक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो चलेगा तब इसको हम लोग क्या मानेंगे? अश्योरेंस मानेंगे। और फिर अगर अश्योरेंस मान रहे हैं तो उसको सेपरेटली हमने रिकॉर्ड करने की कोई
ज़रूरत नहीं है, नीचे एक एग्जांपल लिया उसको पढ़ लो। Manufacturer of pet accessories promises that this product are guaranteed for life even if chewed. Okay. For instance, if a dog chews, this is called lifetime guarantee is a service in addition to the ठीक है सर, समझ गए सर। एक बार तीसरा ऑप्शन है, उसका कोई एग्जांपल बताना। तीसरा वाला जैसे मैंने तुमको बताया ना, कि मान के चलो जैसे हम लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, तो हमको मालूम है 3 वारंटी हमको फ्री मिलने वाली है, 3 सर्विसेज। जी सर। वो वारंटी सर्विस ही तो सर्विस ही तो है एक तरीके की, आपको हम 3 सर्विसेज फ्री करके देंगे, तो वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। तो उसको हम लोग एक अश्योरेंस मानेंगे, ना कि सेपरेट सर्विस। ठीक है सर। तो यहाँ आपको सिर्फ यही पता करना है। सो अकाउंटिंग, अब यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग के बारे में बात हो रही है कि अश्योरेंस सर्विस की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो अकाउंटिंग बहुत सिंपल, वारंटी दैट रिप्रेजेंट अश्योरेंस दैट प्रोडक्ट मीट्स एग्रीगेट अपॉन स्पेसिफिकेशन आर अश्योरेंस एंड आर अकाउंटेड एज ए लाइबिलिटी अंडर, मतलब हमने उसको उसी प्रोडक्ट के साथ में मर्ज कर देना है। ठीक है सर। Because the uncertainty surrounding claim under warranty obligation are considered contingency and loss are to be accrued if the condition met specifically। तो बेसिकली एक प्रकार का लॉस होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, किस वैल्यू पर हमें रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये वारंटी देना प्रोबेबल है। इफ़ इट इज़ प्रोबेबल दैट ऑब्लिगेशन हैज़ बीन इनकर्ड ड्यू टू दैट ट्रांजेक्शन बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट एंड द ऑब्लिगेशन कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। 2 कंडीशन, इसके होने की संभावना हो और उस अमाउंट को रीजनेबली अश्योर आप एस्टिमेट कर सकते हो कि यार अगर हमने 20 लाख की सेल करी है तो 1% उसका 20,000 हमें मालूम है कि कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलेगा तो उसको हमको रिप्लेस करके देना पड़ेगा, उसको रिपेयर करके देना पड़ेगा, तो उसका खर्चा 20,000 आ सकता है। इट इज़ प्रोबेबल एज वेल एज रीजनेबली एस्टिमेट। सो वेन एवर प्रोबेबल एंड रीजनेबली एस्टिमेट होता है तो वी हैव टू रिकॉर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ही कंडीशन उसमें इंपॉर्टेंट, मतलब वारंटी थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ आने के चांसेस बहुत कम है। 1-2 नंबर का कोई 1 क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब जैसे ये डिस्क्लोजर का तरीका बताया, सो वो बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी कैसे दिखाना है। द वारंटी लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट इज कैलकुलेटेड द टोटल वारंटी एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज इन द पास्ट और वारंटी दैट आर स्टिल ओपन माइनस ऑल द कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड ऑन द वारंटी क्लेम ऑन दोज वारंटीज। तो हमने मालूम था कि 50,000 का खर्चा आ सकता है और 20,000 का हमने इस साल खर्चा कर दिया, तो अभी बैलेंस कितना बचेगा वारंटी का? 30,000। तो बस वो आपको क्लोजिंग दिखाना है, मतलब टोटल में से जितना आप एक्सपेंडिचर करंट ईयर में कर चुके होते हो दैट हैज़ टू बी सब्सट्रैक्टेड। ये आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। इसकी कोई जनरल एंट्री भी होती है? जनरल एंट्री बिल्कुल होगी वारंटी की। देखो जो वारंटी की एंट्री बता देना। अब जैसे वारंटी के लिए तुमने वारंटी चार्जेस एक्सपेंसेस तुमने एस्टिमेट किया कि 50,000 का खर्चा आएगा, ये तुमने 50,000 एक्सपेंडिचर में डाल दिया, टू वारंटी लायबिलिटी क्रिएट कर दिया तुम्हारा बैलेंस शीट डेट का। ये तुमने 2020 में बना दिया था। अब 2021 में इसके अगेंस्ट में 20,000 का एक्चुअल में खर्चा आ गया, तो वारंटी लायबिलिटी को डेबिट कर दोगे या तो कैश कर दोगे, या तुम्हारे पास से कुछ प्रोडक्ट पार्ट्स वगैरह यूज़ किए तो इन्वेंटरी कर दोगे। जी ठीक है कि इन्वेंट्री चले गई हमारी बुक से 20,000 रुपये की। तो जिस ईयर में एक्चुअल, तो फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस शीट में हमारा जो बचेगा वो 30,000। वो यही बोल रहे हैं कि आपने ओपनिंग बनाया था 50,000, लेस उसमें से कर दो 20,000। ठीक है। अब अकाउंटिंग फॉर सर्विस टाइप वारंटी, अब अगर मान के चलो तुम कोई वारंटी के लिए कोई पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो, तो ये तो पेमेंट कलेक्ट करने की एंट्री है।
हमने किसी को बेचा ना, एक तो ये तो जी हमारा सर। एक्सपेंडिचर की एंट्री थी कि अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर बुक करना है कि फ्यूचर में हम देंगे, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वारंटी के लिए कुछ कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, तो इसको जी तो जी हमने सर। सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। तो हमने कैश ले लिया और एक हमारे ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी आ गई, ठीक है सर। तो उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लाइबिलिटी बना लिया। ये एग्जाम्पल तुम पढ़ो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो पूरा तुमको आइडिया लग जाएगा। मतलब ये एग्जाम्पल ही सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग विल कवर। और पूरी जनरल एंट्री समझते हैं, पहले एक बार रीड करो, फिर अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं समझाऊंगा। Manufacturer that sells direct to consumers offers a 1 year assurance type warranty against defect for its product and an extended 4 year service type warranty for an addition. When the extended warranty is purchased along with the product, the 5200 consideration received for both is allocated 5000 to the product and 200 to the service type warranty. Okay. The consideration allocated to the product includes the मैडम के भी insurance साइन type कराना है, मैडम provided को भेज दूँ डॉक्यूमेंट घर पे that पास holds में, the product for the first year, ये साइन and the करके आएगा extended service type warranty covers the product from year 10 to 5. Okay. The manufacturer entry on the date of the sale to be as cash account debit to sales revenue to service type warranty. Okay. On the sale date, the manufacturer also estimated its liability for the assurance type warranty will be $100 for each selling year during year one. On the sale, the manufacturer also estimated its liability for the assurance type warranty will be $100 for each sale during year first. Okay. The period covered by assurance type warranty and performance time. Okay. सर थोड़ा नीचे करना। Manufacturer process a claim against the seller that involves 1 hour of labor at $20 and parts costing $60. Okay. Insurance liability हो गए parts inventory accounts payable food payable $60. The manufacturer evaluates the balance sheet, the balance in the insurance liability and adjusts according to the claim. Since the product is under the insurance the product is service to warranty for from year to year. सर और नीचे कर। हो गया। एक मिनट सर, यहाँ पे नीचे लास्ट पार्ट है। हाँ सर, इसको नीचे कर दो। कंटिन्यू की नेक्स्ट पेज पे ले आओ सर, कंटिन्यू करके नीचे। एक से ले रहा हूँ मैंने पूरा साइन। सर बस एक सेकंड, एक सेकंड। जी 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 सर। जो उनको लिखने लगा मैडम से साइन कराना है, तो फाइल में ले जाना हो।
चलिए, तो समझ में आ गया तुमको कि सबसे पहले हमने यहाँ पर वो वारंटी चार्जेस बेचा है, जी सर, ये समझ आ गया। तो कैश अकाउंट आ गया, सर्विस रेवेन्यू हमारी, क्योंकि ये हमने देखो यहाँ हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये सर्विस था। अगर मान के चलो ये सर्विस नहीं होता तो हम उसको सर, सीधे profit सेल में ही में मर्ज डाल कर देते, जी सर। और फिर हमने जो लाइबिलिटी का हमको लग सकता था कि इतना खर्चा आ सकता, उसका हमने खर्चे की लाइबिलिटी बुक कर ली, फिर सर। लाइबिलिटी को हमने पेमेंट कर दिया। जी सर। तो इस तरीके से इसको करना है। अरे वो मैं घर वो कहते बैंक के डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, साइन कर देना, इनको अपनी फ़ोटो दे देना, अमर को भेज रहा हूँ, और अपने वो KYC में वो डॉक्यूमेंट्स देगा बैंक के फॉर्म्स, फ़ोटो और तुम्हारे KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो मेरे को वो भी वो, हाँ वो मेरे को भेज दो फ़ोटो उसकी, हाँ, और एक फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो पड़ी है। चलो देख लो, तो खिंचवा के फिर इनको शाम को भिजवा देंगे, नहीं तो हाँ, और ये डॉक्यूमेंट में भेजना, उसमें साइन कर देना ना, ठीक है। नहीं, सॉफ्टवेयर तो देना ही नहीं है, मैं बात करता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ओके। हाँ जी, सो बात करते हैं अश्योरेंस टाइप, समझ में आ गई एंट्री सारी? जी सर। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स तो आई गेस हमने पढ़ लिया था कि नहीं? ऐसा नहीं है, नहीं, अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स। एक मिनट सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना था। The year of second following the sale of such types of okay, and for each of the three, 1/4 of the revenue for the service type warranty on a straight line basis, graded entries at the end of year जैसे second। जैसे हम लोग सर्विस परफॉर्म करते जाएंगे वैसे वैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने जो सर्विस का कमिटमेंट दिया है वो अगले 4-5 सालों के लिए दिया ना, तो सारी रेवेन्यू तो एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जी सर। सोचो तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुमने किसी को सर्विस नहीं दी, तो क्या जनरल एंट्री पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेवेन्यू। यस सर, वो एक्रूड इनकम में आ वो जाता अक्रूड नहीं, अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम एक अलग चीज़ है, अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम मिली नहीं है, प्रोवाइड कर दी है, मतलब वो अक्रूड लायबिलिटी उसको बोलते हैं। उसको अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। तो हमने अनअर्न्ड इनकम को डेबिट करके उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है सर। तो इनकम टैक्स तो हम पढ़ चुके थे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और DTA DTL। DTL ये हाँ, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स ठीक है सर। हाँ, वो लीज अकाउंटिंग ही पढ़ ली थी। तो अब अगर हम इसमें देखें, ये फोल्डर में ले जाऊँगा, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा लीज़ हो गया, इसमें इनकम टैक्स हो गया, वारंटी हो गया, तुम्हारा PPE भी हो गया था, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया है, इन्वेंटरी हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, कैश रिसीवेबल हो गया। अब नीचे साइड से तो ये वाला इनकम स्टेटमेंट, इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, इस पे आ जाते हैं हम लोग। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बचा होगा तुम्हारा, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा तुमने। सर इससे ऊपर वाला भी तो करना ना। इक्विटी ट्रांजेक्शन पहले मैं पढ़ा देता हूँ तुमको रेवेन्यू, क्योंकि यह है ताकि तुम उसके इक्विवेलेंट आ जाओगे ना, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 6 अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वाला काम पढ़ना है हमें, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू।
कंस्ट्रक्शन, रेवेन्यू रिकग्निशन है क्या वैसे? कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपको अपनी बुक्स में रेवेन्यू मतलब ग्रॉस अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, सेल को रिकॉर्ड करना। जी सर। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें, मतलब जैसे मान के चलो मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों से एडवांस में फ़ीस लेता हूँ, मुझे रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए, इसके रूल्स हैं। मैंने किसी को पैसा ले लिया, किसी से अभी माल बेचने से रिलेटेड, मैं उसको माल बेचूंगा तो वो मैं उससे पैसा लेते समय रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँ या माल बेचते समय करूँ। कई बार ऐसा होगा पैसा पहले आ जाएगा, माल बाद में बेचेंगे, कई बार ऐसा होगा माल पहले बेच दिया, पैसा बाद में आया। तो रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब अपने इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना, उसका टाइम। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिकग्निशन के बहुत सारे रूल्स हैं। तो अभी हम जो आज का जो पूरा लेक्चर है, अगले हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू। सो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू करना है तो कंस्ट्रक्शन में दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़ा लंबा चलने वाला है। मतलब आप अगर देखेंगे तो जैसे अगर हमने मान के चलो मेट्रो का ब्रिज बनवाना है, सो मेट्रो का ब्रिज बनवाना है तो ब्रिज क्या एक साल में बन जाएगा? नहीं बनेगा एक साल में, कम से कम 4 साल 5 साल लग सकते, 3 साल लग सकते हैं। तो ये तो एक हो गया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कैसे रिकवर करें, उसकी दो मेथड होती है। मेथड नंबर 1, इसका नाम है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। सेकंड मेथड होगी आपकी मेथड 2 है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो सबसे पहली मेथड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। परसेंटेज में भी हमें कॉस्ट के परसेंटेज में देखना, कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मेथड भी उसको बोला जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड हुई 1500 लाख, और आपने कॉस्ट डिटरमाइन करी कि यार इसको कंप्लीट करने में टोटल 1200 लाख का खर्चा आ जाएगा मुझे। आपने अपने इंजीनियर को बुलाया, बोले कितना साल लगेगा, बोले यार सर 3 ईयर लग जाएंगे, 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अपने फिर कॉस्ट मैनेजर को बुलाया और यार पहले साल में कितनी कॉस्ट लगेगी, तीसरे साल में कितनी लगेगी। तो उसने अंदाज़ बताया, बोले फर्स्ट ईयर में सर 500 के आसपास लगा देंगे, दूसरे ईयर में 600 लगा देंगे, लास्ट ईयर में थोड़ा बचेगा काम तो हम 1200 पूरी कॉस्ट इनकट कर देंगे। अब मुझे बताइए, हमें कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल बाद कंप्लीट करने को मिल रहा है, अभी तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको हर साल बनाने पड़ते हैं कंपनी के। तो जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप एवरी ईयर बनाते हो तो आपको रेवेन्यू भी तो एवरी ईयर रिकॉर्ड करनी चाहिए और आपको उसकी कॉस्ट भी एवरी ईयर रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड के बेसिस पर रेवेन्यू को और प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करने की मेथड है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट इनटू रेवेन्यू माइनस, रेवेन्यू में भी यहाँ टोटल रेवेन्यू लिख देते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू। तो अगर हम देखें फर्स्ट ईयर में हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, टिल डेट तक 500 लग गई है, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितनी है, 1200 है। तो कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में आ गए कि नहीं, हम प्रोपोर्शनेट पे आ गए कि नहीं, 1200 में से 500 की कॉस्ट लग गई, मतलब कितना परसेंटेज लग गया,
तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। सर टोटल रेवेन्यू यस ले लिया हमने। टोटल रेवेन्यू कितना है? 500 माइनस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कुछ रेवेन्यू होगा क्या? अभी फर्स्ट ईयर है तो पीछे तो कुछ रिकॉर्ड किया नहीं होगा, तो फर्स्ट ईयर में तो जीरो हो गया। जी सर। तो पहले साल में अगर हम देखें, सर जो ये प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू है हम्म, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट और टू तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं हाँ चलेगा। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। तो रेवेन्यू हमारी फर्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी? 625 हो जाएगी। और कॉस्ट कितनी लगी yes, फर्स्ट sir. ईयर में? एक्चुअल कॉस्ट लगी आपकी 500, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 125। तो फर्स्ट ईयर या तो इस तरीके से कर लो, या एक और तरीका होता है डायरेक्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड करने का। हमने क्या करा, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आने वाला है इसमें? टोटल प्रॉफिट 300 का है ना। तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू की जगह मैं टोटल प्रॉफिट रख दूंगा। तो यहाँ देखो 500 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 300 माइनस 0, तो भी आ गया मेरा ये प्रॉफिट आ गया। क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू में फ़र्क होता है। रेवेन्यू होती है जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, दैट इज़ योर प्रॉफिट। तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा वो प्रॉफिट बोल रहा है कि रेवेन्यू बोल रहा है। ठीक है सर। तो ये तो आपका इनकम स्टेटमेंट में सीधे प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए सेकेंड ईयर में आए हम। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा सर? सेकेंड ईयर में अगर हम देखें तो हमारी फॉर्मूला क्या, कॉस्ट टिल डेट, मतलब टिल डेट मतलब पिछले साल की प्लस करंट ईयर की कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट 1100 हो गई डिवाइडेड बाई 1200 इंटू, मैं सीधे प्रॉफिट रख रहा हूँ 300। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा सेकेंड ईयर में? 275। तो टोटल आया। इस 275 में से मैं क्या माइनस करूँ? प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। तो प्रीवियसली मैंने 125 रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 150। सर थर्ड ईयर में? ठीक। थर्ड ईयर में तो हम सीधे भी निकाल सकते हैं। हमको मालूम है कि 300 होने वाला है टोटल प्रॉफिट, उसमें से 125 पहले साल रिकॉर्ड कर लिया, 150 से कर लिया, तो ये होगा। चाहो तो आप सीधे फॉर्मूले से आ जाओ, वहाँ भी वही बात आएगी। 1200 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 300 माइनस 275। समझ में आ गया? यस। तो ये हमें प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है। अब एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 बोलता है अंडर परसेंटेज मेथड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। तो आपको लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, इमीडिएटली। तो उसका एक फॉर्मूला बना दिया उन्होंने। अभी हमने पास फॉर्मूला पढ़ा, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट। तो लॉस के लिए ये तो परसेंटेज से आ गया, तो लॉस के लिए इन्होंने एक सीधा फॉर्मूला बनाया। ये तो प्रॉफिट के लिए था, सॉरी। लॉस के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, लॉस इज इक्वल टू टोटल लॉस प्लस प्रीवियसली रिकॉर्डेड प्रॉफिट। उसको हमने क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो लॉस जो होगा टोटल लॉस प्लस प्रीवियसली रिकॉर्डेड प्रॉफिट। एग्जांपल से समझते हैं, यही एग्जांपल को उतार लेते हैं हम लोग वापस से। यही क्वेश्चन है हमारा एज इट इज। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने अपने इंजीनियर्स को बुलवाया कि यार ये 1500 का हमको मेट्रो डालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसकी टोटल कॉस्ट 1200 लाख रुपए आएगी। उन्होंने हमको बता दिया। ये तो एस्टीमेट होगी ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट को चालू किए बिना एग्जैक्टली तो नहीं पता कर सकते ना एग्जैक्टली कॉस्ट क्या है, ये तो एस्टिमेटेड है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे हमको 500 दी है,
और यहाँ पर एस्टिमेटेड दी हुई है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे तो तुम्हारी एस्टिमेटेड 700 ही होगी कि नहीं होगी? टोटल 1200 एस्टिमेट की थी तुमने। हेलो नहीं सर, क्या आपने क्या कहा था? ये फर्स्ट ईयर में जो हमने कॉस्ट एस्टिमेट करी वो 500 है। ये एक्चुअल है और ये हमारी एस्टिमेटेड है। अच्छा, ये एक्चुअल कॉस्ट। ये एस्टिमेट हमने वैसे ही एस्टिमेट कि करी आने वाले 2 साल में हमको 700 लगने वाली है, क्योंकि हमने सोचा था ना 1200 की लगेगी कॉस्ट, तो 500 हमने करंट ईयर में इनकट कर दी, तो हमें आने वाले समय में 700 लगेगी। अब सेकंड ईयर में हम आए तो 600 की और लग गई, और हमको लगता है कि आने वाले समय में हमको 700 की कॉस्ट और इनकट करने वाली है, और 7वें ईयर में हमारी 700 हो गई। ठीक है सर। तो यहाँ पर पहले साल में हम खड़े हैं, तो पहले साल में प्रॉफिट कैसे बुक करें? तो सर फर्स्ट ईयर में तो वही लॉजिक लगाना है सर, 500 की टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 300, ये पहले साल का तो प्रॉफिट बुक कर दो आप 125। ठीक है सर। ठीक है सर। क्योंकि पहले साल के एंड पे तो हमको पता है ना 500 और 700 1200 ही होता है, 1200 में से 1500 गए तो 300 का प्रॉफिट होना है। लेकिन सेकेंड ईयर पे हमारा एस्टिमेट पूरा गड़बड़ा गया जो हमने फर्स्ट ईयर पे लिया था। सेकेंड ईयर पे हम देखें तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग चुकी है सर? टोटल कॉस्ट 500 लास्ट ईयर लगी थी, करंट ईयर लगी 600, और आने वाले एस्टिमेट कितना कर रहे हैं? 700 कर रहे हैं। 700। तो सर 500 प्लस 600 प्लस 700 1800। प्राइस कितनी सेट कर रखी है? 1500 सेट करके। तो सर यहाँ तो लॉस होने वाला है आपको एस्टिमेटेड। यस। जबकि आप शुरू में सोच रहे थे 300 का प्रॉफिट होगा, यहाँ तो 300 का लॉस है। तो सेकेंड ईयर में लॉस कितना बुक होगा पता है? 300 प्लस 300 इज इक्वल टू 600। पूछो क्यों? 300 प्लस 300 है सर। 300 तो ये टोटल लॉस बुक करना है हमें। ठीक है सर। ठीक है सर। 300 प्लस 300 नहीं, पीछे हमने प्रॉफिट कितना बुक किया था? 125। तो बताओ इस ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में सेकेंड ईयर में आकर हमने कितना लॉस बुक कर लिया? नेट देखा जाए तो नेट लॉस कितना बुक कर लिया सेकेंड ईयर में? 425 का। 425 का किया। पिछले साल प्रॉफिट कितना बुक कर लिया था? 125। तो ओवरऑल लॉस कितना बुक हो गया? 300 का हो गया ना? ठीक है। समझ नहीं आया कि इस साल का जो हमने लॉस एस्टिमेट करा है उसमें हमने प्रीवियसली प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड हमने क्यों ऐड करा? मुझे बताओ इस ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ओवरऑल? अगर हम सेकंड ईयर में आ गए हैं और हमने देखा कि 1500 का टोटल कोई कॉस्ट है किसी प्रोजेक्ट का, लेकिन हमारे उसमें 1800 लग रहे हैं, मतलब तो हमें 300 तो का हमने लॉस हो रहा गलत बुक कर लिया था ना। गलत, हम पहले साल में हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया था यार। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट किया नहीं है। जी सर। फोटो में अभी खिंचवाने पड़ेगी सर, मैं भेज दूंगा आपको लड़के का हाथों ही। अब वो मैं आपको पैन कार्ड आधार कार्ड आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर लिखा दो। एक सेकंड मैं आपको सेव कर लेता हूँ। ये 7827744081 ये मैं आपको करा दूँगा। अभी स्टैम्प नहीं बनवाई, स्टैम्प भी बनवाना है, वो भी बनवा लेंगे। बाहर तो लिखा ही है KPIS। अच्छा, मतलब AKPIS एजू प्राइवेट लिमिटेड नीचे डायरेक्टर की स्टैम्प बनवाना। ठीक है, बनवा लेंगे। एक चेक 10,000 रुपये का ना? ठीक। अच्छा, मेरे को आप लिख के भेज दो ना, इस पर व्हाट्सएप कर दो, और उस पर मैं आपको कैसे चेक काटने से पहले फ़ोटो भेज दूँगा। आप एग्री कर देना, तो वो नाम लिख दो, वो नाम लिख के 10,000 रुपये का मैं चेक काट दूँ। हाँ, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि सर हमने 125 का पीछे का लॉस क्यों बुक किया? मुझे बताओ हमको ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में लॉस कितने का हो रहा है ओवरऑल? सर 500 यहाँ करेंगे, 600 यहाँ करेंगे, 700 यहाँ करेंगे, मतलब टोटल 1800 की कॉस्ट है। और सर हम प्रॉफिट 1500, प्राइस हमारी 1500 है, तो इसका मतलब सर 300 लॉस होने वाला है ना। तो अगर मैं 125 पीछे प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ और इस साल में अगर 300 ही लॉस बुक करूँगा मान के चलो, तो मैंने नेट लॉस कितना बुक किया है पता है तुम्हें?
सर 125 जो पिछला, उसको हम प्रॉफिट ही नहीं मानेंगे इसका मतलब। हाँ, हम उसको रिवर्स करेंगे क्योंकि पीछे से साल खत्म हो चुका, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, गलत कर चुके हैं। यस सर। तो उसको रेसिप्रोकल करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए क्या करें? इस साल में जितना प्रॉफिट पिछली बार बुक किया था उससे उतना ही लॉस बुक कर लें, और जो ओवरऑल लॉस होने वाला है। ठीक है, मतलब जितना हमने एस्टिमेट करा और जितना पिछले साल हमने एक्चुअल में प्रॉफिट बुक कर लिया, दैट हैज टू बी रिवर्स। अब मुझे बताओ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थर्ड ईयर में कुछ लॉस बुक होगा कि नहीं होगा? सर जब दूसरे साल ही 425 का लॉस हो गया, थर्ड ईयर में लॉस बुक क्यों होगा? थर्ड ईयर में कुछ नहीं होगा कि 500, 600, 1100 और 700, 1800, 1800 माइनस 1500, 300 का लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हैं हम पिछले 2 सालों में मिला। लेकिन अगर मान के चलो मेरा आखिरी की कॉस्ट 900 हो जाती, तो मुझे बताओ तीसरे ईयर में लॉस कितना बुक करना पड़ता? सर टोटल 1100 2000 100 का और हो जाता हमें। नहीं 200 का और हो जाता। हाँ, तो यहाँ पर सर हमारी टोटल कॉस्ट आती 6, 9, 6, 15, 2000 की आ जाती, 1500 की। हम पीछे कितना बुक कर चुके हैं? 425। 300। फिर गलत बोल रहे हो तुम, तो 200 का हमें क्या करना पड़ेगा? लॉस बुक करना पड़ेगा। सर ये मेरे को एक बात समझ नहीं है, हम कैलकुलेशन कर या तो हम टोटल में करें या तो हम पिछले साल वाले को ऐड करें। ना तुम सोचो, तुम तीसरे साल कर एंड पर खड़े हो। ठीक है, मैं तीसरे साल के एंड पे खड़ा हूँ। मुझे सेकंड ईयर में थोड़ी पता था कि तीसरे साल पे 900 लग जाएगी मेरी कॉस्ट, वो तो क्वेश्चन में गिवन है आप। हाँ जी, आज मेरी जेब से 2000 पे चले गए। हाँ, आज तीसरे साल के एंड और मैंने सोचा था, तीसरे साल के एंड पे जब मैं एक्चुअल पोजीशन पे आया तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो मेरे को पता चला यार मैं तो खर्चा 2000 का कर चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने 1500 में लिया हुआ है। बिल्कुल सर। कल शाम तक हो जाएगा। तो 2000 मेरी टोटल कॉस्ट है। बिल्कुल सर। उसमें से मैंने जब डॉक्यूमेंट चेक करे तो 2000 मेरी कॉस्ट आई, जबकि मैं तो सोच के कुछ और बैठा था। तो मेरे को ओवरऑल लॉस 500 का होना है। पिछले साल तक, सेकेंड ईयर तक मैं 300 का लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। कैसे सर? सेकेंड ईयर में मैंने 425 का लॉस बुक कर लिया, पहले साल में प्रॉफिट बुक कर लिया, तो नेट कितना हो गया? 300। जबकि मुझे तो ओवरऑल 500 बुक करना है ना, तो मैं 200 का करंट ईयर में और रिकॉर्ड कर लूँगा लॉस। अच्छा, तो हम वो एंट्री रिवर्स करके सेकंड ईयर में उसको माइनस भी करते हैं प्रॉफिट। रिवर्स ही तो कर रहे हैं ना हम, तो अभी कैलकुलेशन में रिवर्स कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हम रिवर्स करेंगे ना जब जनरल एंट्री। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने 125 का प्रॉफिट बुक करा, पर सेकंड ईयर में आके मैंने एस्टिमेट किया कि जो मेरा एस्टिमेट है वो 700 है, पर एक्चुअल 600 हुआ है। 600 हुआ है। लास्ट ईयर 500 लग चुका है, ये तो एक्चुअल है ना, ये तो फर्स्ट ईयर लग चुका है। सेकंड ईयर आप सोचो, तुम है ना, जी सर। तुम फर्स्ट ईयर पे खड़े थे, फर्स्ट ईयर में तुमने अपनी बुक्स देखी, यार 500 का खर्चा लग चुका, और तुमने अपने इंजीनियर से पूछा कितने का खर्चा और आएगा, वो बोल रहे हैं 700। जी सर। आपने मस्ती में बोले हाँ चलो, बोले 1200 का है, 125 प्रॉफिट बुक करके आराम से आप बैठ गए। अब अगला साल जब आया 31 मार्च आई या 31 दिसंबर आई, आपने फिर से खाते खुलवाए, तो आपने देखा कि यार अभी सेकेंड ईयर में 600 का खर्चा आ गया और अभी भी प्रोजेक्ट आगे भी बचा हुआ, तीसरा साल भी लगने वाला है। तो आपने देखा कि 600 इस साल लग गया और आने वाले समय में कितना खर्चा लगेगा, आपने फिर इंजीनियर से पूछा, तो इंजीनियर ने सेकेंड ईयर के एंड पे बताया कि बोले 700 और लगेगा सर, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ चुकी है। तो बोले 500 प्लस 600 लग चुका, 500 पीछे लग गया, 600 अब लगेगा, 600 500 1100, 700 और लगेगा, तो बाप रे बाप टोटल कॉस्ट तो कितनी हो गई? 1800 हो गई। और कॉन्ट्रैक्ट तो हम कितने पे कर चुके हैं? 1500 में। तो सीधी बात है 300 का लॉस हो रहा, तो प्रोविजन बोलता है कि लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। तो ये 300 तो करना है, लेकिन जो पीछे गलत कर चुके हैं उसको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा ना। तो लॉस को, प्रॉफिट को रिवर्स करने के लिए लॉस के रूप में बुक करना पड़ेगा। तो टोटल लॉस कितना बुक करना पड़ेगा? 425 का। बुक्स में 425 का लॉस हमें बुक करना है। कब? सेकेंड ईयर में। ठीक है सर। तो नेट सोचो ना, फर्स्ट ईयर में तो प्रॉफिट बुक हुआ है। जी सर। तो नेट कितना हो गया? 300 का ही हुआ ना, और उतना ही हमें बुक करना है। बैलेंस शीट में 300 का आएगा। बैलेंस शीट नहीं, हाँ बैलेंस शीट में लॉस जो आएगा वो 300 का दिखेगा। ठीक है सर। अब हम आए थर्ड ईयर पे। अरे थर्ड ईयर पे हमने और बुक्स बुलवाई, मैंने और कितना खर्चा भैया, पिछले साल तक तो तुम 700 बता रहे थे, एक्चुअल खर्चा 900 आ गया। फिर हमने काउंट किया, क्योंकि अब आगे तो लगना नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया।
तो हमने चेक किया जी सर। 900 की टोटल इधर लगी, तो टोटल कॉस्ट हमने देखी कितनी लगी, कितनी लग चुकी एक्चुअल में 2000। 2000। प्राइस कितनी थी 500, तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया 500 का। ओवरऑल लॉस है जी सर। तीसरे साल तक मिलाकर 300 का 500 का लॉस है, लेकिन ऑलरेडी लॉस कितना बुक हो चुका है 300 का। 300 का। तो नेट और कितना बुक करना पड़ेगा 200 का। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो है बुक सीपीए का, लेकिन तुम कर लोगे तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, दिख रहा है? जी सर। अब बताओ पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में कितना कितना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये तुमने कर दिया, मतलब तुमको समझ में आ गया। बस ईयर की सेल्स 4000। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 3000 और एक्चुअल है 1500। ये टोटल है ना, इसमें ये 1500 जुड़ी हुई है टोटल है, और ये करंट ईयर की, ये है टिल कॉस्ट इनकर टू डेट 1500, मतलब ये 2400 में ये 1500 भी इंक्लूड होगा, टू डेट मतलब टिल डेट तक, मतलब ईयर 1 के एंड तक 1500 लग गया ना। ठीक है। बस ईयर का तो हो गया। ग्रोस प्रॉफिट बट फुल अमाउंट होगी 1500। नौ सौ और लग गए। से पहले ईयर का एक बार दिखाना 2500 का। एंड में चेक करेंगे ना। हाँ सुमित जी, बहुत बढ़िया बढ़िया।
हाँ मतलब अभी अभी तो 50 बाकी है उसमें, मैंने कल काउंट करी थी, 320 के आसपास हो रही है। हम्म। हाँ ठीक। बस अभी तो मद्दी बाड़ा चल रहा है, स्लो चल रहा है, स्लो। कोविड चल रहा है बस, ये समझ लो देश में है। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम्म। हाँ एक और बात कर लेते हैं ना, ठीक है। वो तो मैं अभी लॉकडाउन, अभी आज केजरीवाल जी का नोटिफिकेशन आ गया ना, 31 अक्टूबर तक फिर बंद रहेगी कोचिंग क्लासेस, आज ही तो नोटिस आया है। हाँ हम तो सोच रहे थे कि कोचिंग क्लासेस खोल पाएंगे, लेकिन आज ही सुबह वो सिसोदिया जी ने अनाउंस कर दिया 31 अक्टूबर तक शट डाउन। तो अभी लीड तो चलाएंगे अपन, उसके बारे में बात करते हैं अपन, है ना, शाम को, ठीक है। अच्छा दिखाना एक बारी। सो नहीं आया तुम्हारा? नहीं, इनकी कैलकुलेशन ही समझ नहीं आ रही। देखो फर्स्ट ईयर पे 50% कंप्लीट है, टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के हिसाब से सोचो, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1500, 1000 रुपये का। यस सर। 50% कॉस्ट लग चुकी है। पहले ईयर के उन्होंने बोला कि सेल प्राइस होनी चाहिए 4000। मतलब पहले ईयर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 4000 है और टोटल एस्टिमेट कॉस्ट बता दी उन्होंने तो ये 3000। टोटल 4 साल में हमको 1000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। ये हाँ जी, आज की डेट में 1000 लेकिन 1000 हमारा का प्रॉफिट होने 50% वाला काम कंप्लीट है ना, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट, तो 50% हो गया। है। यस सर, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय। हाँ जी सर। 50% का 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो 500 का पहले साल प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरे साल पे आए, दूसरे साल में टोटल कॉस्ट कितनी लग गई है? 2400। लगने वाली कितनी टोटल? 3200। तो अभी भी प्रॉफिट में है कि नहीं है? यस सर। दूसरे साल तक हमको ओवरऑल प्रॉफिट होना के कितने चांसेस लग रहे हैं? 75%। नहीं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 75% हो गया ना, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 3200 की कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं ना 4000 में से। यस सर। तो 800 का प्रॉफिट है ना। यस सर। सो 800 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी लग चुकी है? 2400 तक लग चुकी है। तो 2400 डिवाइडेड बाई 3200 कर दें। यस सर। इंटू 800 माइनस 500 का पीछे बुक कर लिया था, तो दूसरे साल में 100 का प्रॉफिट आ गया। यस सर। ठीक है, अब हम आए वापस से क्वेश्चन पे। अब अगर हम उस पर आए वापस से, सो यहाँ पर तुम देखो कि तीसरे साल पे हमको लॉस हो गया। देखो 4042 हो गई ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा कॉस्ट कूद गई है। यस सर। कितने का लॉस हो रहा है प्रॉफिट टोटल? 200। कितना प्रॉफिट पीछे बुक कर चुके हो पीछे के सालों में?
अच्छा अच्छा एक में हमने एक में हमने 500 करा प्लस 100 600। 600 600 करंट ईयर का लॉस कितना है? 200 कितना लॉस बुक कर दें? 600 तो 800 600 तो 800 800 का लॉस आ गया। अब चौथे साल पे आए तो चौथे साल पे कितना लॉस दिख रहा है तुमको टोटल? 300 300 पिछले साल तक कितना लॉस बुक कर चुके हो? 800 200। यार वो तो अच्छा, तुमने प्रॉफिट अच्छा, को रिवर्स किया था, वो तो एक्ट- प्रॉफिट को रिवर्स किया था। ठीक है ठीक है एक्चुअल में 200 करा था। और कितना करना पड़ेगा? 300 और 300 100 करना पड़ेगा। 100 और करना 100 और करना पड़ेगा सर। एट द एंड ऑफ 4 ईयर अच्छा 300 का हमें टोटल नजर आता है। ठीक है, ठीक है ठीक है सर। ये इसका लॉजिक। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड यही है, बस इतनी ही है। ठीक है सर ठीक है सर। तो अब मैं तुम्हारी अगली क्लास लूँगा तो इसके बाद इसमें समझाऊंगा। अब तुम इसके क्वेश्चन कर पाओगे, मतलब वारंटी के सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, प्लस ये वाले हो जाएंगे तुमसे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन वाले पूरे हो जाएंगे। ठीक है सर ठीक है सर। तो एक काम करते, कल ही रख लेते हैं क्लास और, कोई नहीं सर कल कोई नहीं सर कल है ना? कल भी सेम टाइम, कल मंगलवार है ना? जी सर जी सेम सर। टाइम 2 बजे कल भी मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर ठीक है सर। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमारे यहाँ तक हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मतलब कल कॉन्ट्रैक्ट का मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पार्ट पूरा खत्म कर दूंगा, जब तक तुम इसके कल पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है सर ठीक है है ना? सर ये बस सर। ये बस वो शेयर कर देना। हाँ मैं इसको